हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं अनुज गुप्ता आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनुज गुप्ता पर सभी का स्वागत करता हूं। तो देखिए, इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ क्या है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं कि जैसे कि आप सभी को पता होगा कि सीटेट के एग्ज़ाम की डेट आ गई है 5 जुलाई। ठीक है, तो उसी को देखते हुए मैंने क्या सोचा है कि आपके लिए सीटेट के जो भी प्रैक्टिस सेशन है वो आपका कराया जाए, क्योंकि अभी कोचिंग वगैरह ओपन नहीं हो रहे हैं, तो इसलिए आपको घर पे बैठ के ही तैयारी करनी होगी, प्रॉब्लम भी आ रही होगी। तो मैंने यही सोचा है कि मैं आपके, क्योंकि लास्ट मंथ रह रहा है, 1 महीने पहले ही आपको प्रैक्टिस सेट ही लगाना होता है। ठीक है, आप बुक्स वगैरह पढ़ेंगे उससे कोई बेनिफिट आपका नहीं होने वाला। तो मैं क्या करता हूँ कि मिसक्रेनियस क्वेश्चन जो भी होते हैं, मतलब हर चैप्टर के कुछ कुछ क्वेश्चन लेके जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, उन सभी की मैं क्या करता हूँ, आपको यहाँ पर प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आज से मैंने यही सोचा है कि आज से आपके सीटेट के एग्ज़ाम को पॉइंट ऑफ व्यू के देखते हुए उसके सीटेट के एग्ज़ाम की आपकी प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट किया जाए। तो मैं उसी को लेकर यहाँ पर ये वीडियो आया हूँ। मैंने कुछ क्वेश्चन लिए मिसलेनियस, उनसे हम क्या करेंगे, इन सभी चैप्टर के क्या करेंगे, प्रैक्टिस करते हुए चले जाएंगे। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको जो प्रॉब्लम आ रही है वो भी आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। जो भी कुछ प्रॉब्लम और भी इसके रिगार्डिंग अगर आपको आती हैं तो कमेंट बॉक्स में मुझको बता सकते हैं कि ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जो भी पहली बार इस वीडियो को देख रहा है तो सबसे पहले इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, मैथ्स विद अनुज गुप्ता को, जिससे आपको नए नोटिफिकेशन जो मेरी वीडियो आती हैं वो आपको क्या हो पता चल जाए। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं हम। देखिए भाई, तो पहला क्वेश्चन लिया है मैंने मीडियन का। अब देखो, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में लिखा हुआ है, कुछ क्वेश्चन इंग्लिश में कुछ क्वेश्चन हिंदी में है, तो उससे कुछ ऐसे घबराने वाली बात है नहीं। मैं इनका मतलब भी आपको बताता चलूँगा कि क्या है। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मीडियन। मीडियन का मतलब आप सभी को पता होता है क्या होता है, माध्यिका। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, इसकी माध्यिका निकालनी है। अब माध्यिका निकालने का तरीका होता क्या है, तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो भी नंबर आपको दे रखे हैं उन सभी को असेंडिंग ऑर्डर में लगाइए। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर मतलब पहले सबसे छोटा, जैसे 17, उसके बाद 18 यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, उसके बाद 24, फिर 25, उसके बाद क्या आएगा 35, फिर 36 और उसके बाद 46। तो ये क्या होता है, असेंडिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते हुए क्रम में। लेकिन इतना आपको एग्जाम में लिखना नहीं है, ये आपको थोड़ा बहुत माइंड में ही सोचना है कि आपको ये पता होना चाहिए कि मीडियन निकालते हुए असेंडिंग ऑर्डर में हमको संख्याओं को लिखना है। ठीक है, इस तरह से लिखने की जरूरत नहीं, बस आपको मैंने समझाने के लिए लिख के बता दिया कैसे लिखते हैं। ठीक है, अब करना कैसे है वो देखिए। बस आपको इसमें ये देखना होता है कि आपकी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। अब काउंट करें यहाँ पर कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7। तो यानी कि संख्या कितनी दे रखी है, 7। तो जब n की वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, 7, n की वैल्यू 7 आ रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कैसा नंबर है, अपने आप में ओड यानी कि विषम। तो जब भी नंबर की संख्या आपकी विषम आती है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगाते हैं हम, n प्लस 1/2 वा पद। ये हमारा क्या होता है, मीडियन का फॉर्मूला होता है जब n क्या होता है, विषम होता है। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है, बस यहाँ पर n की जगह 7 पुट कर दीजिए, तो 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 8/2। तो कितना आ गया, 4, यानी कि 4वां पद। ठीक है, 4वां पद। तो इसका मतलब जब हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखा था सभी संख्याओं को, तो उसमें चौथे नंबर पर कौन सा नंबर आ रहा है, जो भी नंबर आ रहा होगा वही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब चौथे नंबर पे देखिए कौन सा नंबर आएगा, तो पहले पे तो 17 आ गया, सबसे छोटा है, दूसरे पर 18, तीसरे पे 24, और चौथे पे कितना आएगा, 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या लिखी हुई है इनकी मीडियन कितनी हुई, 25, और यही क्या है, आपका आंसर है। ठीक है, अब कहेंगे कि ये तो क्या आ गया हमारे पास, ओड आ गया। अगर आपके पास इवन आ जाए एन, यानी कि 6 आ जाए, 4 आ जाए, 8 आ जाए, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है n/2वां पद प्लस n/2 प्लस 1वां पद, और सभी के नीचे कितना, 2। तो ये क्या होता है कि जब n हमारा सम होता है तो तब हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं कि n/2 प्लस n/2 प्लस 1 ब्रैकेट 1 और इस पूरे के नीचे बाय 2। इसको जो
सोल्व करके जो भी आएगा वो पद देख लेंगे हम कि इस सीरीज में उस नंबर पर कौन सा पद आ रहा है, और वही क्या होगी आपकी मीडियन होगी, यानी कि माध्यिका होगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। अगला क्वेश्चन लिया है मैंने एचसीएफ का, एलसीएम एचसीएफ। इसमें क्या निकालना है आपके कि फाइंड एचसीएफ, एचसीएफ मतलब महत्तम समावर्ती आपको निकालना है। 315, 441, 357। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ वो होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को कंप्लीटली डिवाइड कर दे। ठीक है, तो जब बड़ी बड़ी संख्या दे रखी है, एक तो होता है फैक्टर मेथड आपका, क्या तो फैक्टर मेथड से करिए, या फिर एक दूसरा मेथड क्या होता है, डिवीजन मेथड होता है, भाग विधि होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इन दोनों मेथड का किसी का भी यूज़ नहीं करना आपको, आप सिर्फ क्या कीजिए, ऑप्शन पिक कीजिए। ऑप्शन से मतलब क्या करेंगे कि जैसे हमने 17 पिक करा, तो अगर हम 17 लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि 17 अगर हम ऐसे मान रहे हैं तो 17 से ये सारी संख्या क्या होनी चाहिए, डिवाइड होनी चाहिए आपकी। ठीक है, अब डिवाइड होनी चाहिए तो इसका मतलब 17 लो और इन सभी संख्या को डिवाइड करना अब स्टार्ट कर दो। अब जैसे 315 लेंगे आप, 315 को आप 17 से डिवाइड करेंगे, करो भी 17 डिवाइड, तो 17 एकम कितना आ गया, 17 आ गया। अब 31 में 17 घटाएंगे कितना बचेगा आपका, 14। ठीक है, आगे कितना लिख लेंगे, 5, 145। अब क्या 145 17 से डिवाइड हो जाएगा, बताइए आप, नहीं होने का। अगर आप वैल्यू चलाएंगे तो 17 अट्ठे कितना होता है, 17 अट्ठे, तो 8 सत्ते 56, और 8 एकम 8 और 5 13, 136। ठीक है, तो यानी कि 315 जो है 17 से कम्प्लीटली डिवाइड आपका नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 17 आपका एचसीएफ नहीं हो सकता। ठीक है, अब 19, इसमें आपकी कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट होनी चाहिए बस। अब 19, अब 19 से डिवाइड कीजिए, 315 डिवाइड बाय 19। अब 19 एकम 19 कितना बचा, 12। ठीक है, 12 बचा और आगे क्या आ जाएगा, 25। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, अब ये बचा 125, अब 19 से डिवाइड करना है, क्या 19 125 को डिवाइड कर देगा। अब 19 के 6 में मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होता है, 19 गुना 6, तो 6 निम 54, कैरी 5, 6 कम 6 और 5 11, 114। 125 के पास आ रहा है, यानी कि ये इसको कम्प्लीटली डिवाइड नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका 19 भी एचसीएफ इसका नहीं हो सकता है। ठीक है, अब आ गया ये, अब तीसरा ऑप्शन क्या है, 21। 21 से डिवाइड कीजिए, जैसे 315 डिवाइड बाय 21, तो 21 एकम 21। ठीक है, कितना बचा, 10, आगे उतार लिया 5, और 21 पंजे कितना होता है, 105 होता है। मतलब 21 से 315 तो पूरा पूरा कट रहा है, यानी कि ये हमारा एचसीएफ हो सकता है। अब 441 को डिवाइड कीजिए, अगर आप 441 को देखेंगे तो 21 का स्क्वायर 441 ही होता है, तो यानी कि 441 भी कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा। अब 357, अब 357 को देखिए कि 357 डिवाइड होता है या नहीं, 357 डिवाइड बाय 21, तो 21 एकम 21 कितना बचा, 14, उतार लिया 7, और 21 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे तो 147, यानी कि 7 बार ये कट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 21 से हमारा 315 भी, 441 भी और 357 भी, तीनों ही संख्या क्या हो रही है, कम्प्लीटली डिवाइड हो रही है। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो एचसीएफ है वो कितना है हमारा, 21 है। ठीक है, समझ गए। तो इसमें आपकी थोड़ी डिवाइड अगर अच्छी है तो आप इसको ऑप्शन से ही सोल्व कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो इसका आंसर कितना आ गया, 21। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। आगे देखते हैं। अब देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस चैप्टर से क्वेश्चन बनता ही बनता है, रेलगाड़ी। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं हम। अब देखो क्या लिखा है कि एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटा एक समान चाल से चल रही है, वह 20 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। डिस्टेंस आपको यहाँ पर बतानी है। तो आप सभी को पता होगा कि डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, ये आपको पता है। अब आपको करना क्या है, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन अगर आप देखते हैं तो आपको डिस्टेंस निकालनी है और यूनिट क्या दे रखी है, किलोमीटर, यानी किलोमीटर में आपको डिस्टेंस बतानी है। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड कितनी दे रखी है, 75 किलोमीटर पर आवर, तो इसको तो चेंज करने की कोई ज़रूरत है नहीं क्योंकि किलोमीटर में आपको आंसर बताना है। अब टाइम, टाइम कितना दे रखा है, 20 मिनट।
ठीक है। अब देखिए ये मिनट और स्पीड किसमें दे रखी है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो इस समय को भी आपको घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 60 से इसको क्या कर देंगे डिवाइड, तो 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और 3 से जब 75 को डिवाइड करेंगे तो कितना रहेगा, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, यानी कि 3 से कितने बार कट गया 25 बार। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई हमारी सोल्व करके 25। तो इसका मतलब ए इस क्वेश्चन का आंसर है, मतलब 75 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 20 मिनट में कितनी दूरी तय कर देगी ये रेलगाड़ी, 25 किलोमीटर, और यही क्या है आपका आंसर है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि संख्या 273045 2,73,045 में अंक जीरो का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अब इसका स्थानीय मान बताओ, देखो है तो बड़ा आसान, लेकिन गलती भी काफ़ी लोग करते हैं इसको। अब चलो स्थानीय मान होता है क्या, पहले मैं आपको समझा देता हूँ। स्थानीय मान मतलब जैसे यहाँ पर 3 है, अगर हमसे इस क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि 3 का स्थानीय मान बताओ कितना है, तो स्थानीय मान बताने के लिए करते क्या है कि जिस भी नंबर का पूछा जाए उसको लिखिए, या 3 का पूछा है अगर इस क्वेश्चन में पूछता तो 3 लिखा, और इसका कितनी संख्या लिखी हुई है 1 2 3, उतनी ही जीरो लगा दो, तो ये क्या हो जाता है 3 का स्थानीय मान हो जाता है कितना 3000। अगर 7 का पूछता तो 7 लिखो, कितनी संख्या है इसके आगे 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, ये 7 का स्थानीय मान हो जाता है। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है उसने जीरो, तो देखिए जिस भी क्वेश्चन में आपसे जीरो का स्थानीय मान पूछा जाए तो जीरो का कोई भी स्थानीय मान आपका नहीं होता। क्यों, क्योंकि अगर जीरो का स्थानीय मान निकालेंगे तो पहले क्या लिखना पड़ेगा जीरो, और उसके बाद उतनी ही जीरो लगानी पड़ेंगी, तो जीरो के आगे तो यार कितनी जीरो लगा लो कुछ फ़र्क थोड़ी ना पड़ता है, इसका मतलब तो फिर भी क्या रहना है जीरो ही रहना है। तो इसलिए अगर किसी भी क्वेश्चन में जीरो दे रखा है और उसका आपसे क्या पूछा जाए स्थानीय मान, तो उसका स्थानीय मान कितना रहेगा जीरो ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बी, यानी कि इस क्वेश्चन में जीरो का स्थानीय मान कितना है जीरो ही है। ठीक है, तो बी इसका आंसर है। आगे चलिए, अब देखिए ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, समांतर श्रेणी एपी। ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है कि समांतर श्रेणी -37 -33 -29 डैश 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 में प्रथम 12 पदों का योगफल ज्ञात करो, ये आपको बताना है। ठीक है, अब एपी का फॉर्मूला सबको आपको पता होगा, समांतर श्रेणी में योगफल का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, एस एन इक्वल्स टू एन बाई टू ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या होता है सम का फॉर्मूला होता है। अब इसमें ए एन डी कैसे निकालते हैं वो देख लीजिए ज़रा। अब ए आपको सबको पता है कि जो भी सीरीज होती है उसमें जो प्रथम पद होता है वो ए होता है, तो इस सीरीज का प्रथम पद कितना दे रखा है हमको 27। ठीक है, तो 27 दे रखा है, तो यानी कि ए कितना आ गया हमारे पास, ओ सॉरी 27 कह रहा है, ए कितना दे रखा है 37, तो प्रथम पद कितना है 37। अब बात आती है डी, डी क्या होता है अंतर, मतलब दूसरे पद में से पहला पद क्या कर दो माइनस कर दो, तो हमारे पास क्या आता है डी। अब दूसरा पद कितना है माइनस के 33, अब माइनस करना है इसलिए माइनस का साइन, और किसको माइनस करना है फर्स्ट नंबर को, फर्स्ट नंबर है कितना माइनस के 37, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस के 33 प्लस के 37 कितना हो जाएगा प्लस के 4, तो जो अंतर आएगा इनका वो कितना आएगा हमारे पास 4 आएगा। ठीक है, और वैसे आप देख सकते हैं 4 4 के गैप पर ये संख्या लिखी हुई है। ठीक है, तो डी कितना आ गया हमारे पास 4, और उसने लिखा है कि प्रथम 12 पद। ठीक है, तो यानी कि एन कितना दे दिया उसने क्लियरली 12। ठीक है, तो ए भी आ गया डी भी आ गया एन भी आ गया, बस कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देनी है। अब करो, अब देखो एन कितना 12 बटे 2 यानी कि एन बाई टू ब्रैकेट 2a, ए कितना है 37, और 37 में 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 74 प्लस एन माइनस वन यानी कि एन कितना है 12, 12 माइनस इंटू डी, डी कितना है हमारे पास 4, तो यहाँ पर 4 सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर कितना आएगा, 2 से काटेंगे आ जाएगा 6, यहाँ पर 74, और 12 में से गया 11, 11 चौक 44, तो माइनस के 74 प्लस के 44, तो 6 गुना कितना आ गया माइनस के 30 यानी कि 180 माइनस के। तो जो ये जो हमारे पास सीरीज थी इसका जो सम आएगा वो कितना रहेगा हमारे पास माइनस के 180। ठीक है, इस श्रेणी के प्रथम 12 पदों का योगफल कितना है माइनस के 180 है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये देखिए,
अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या या वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करे जिससे संख्या 81 को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। अब भागफल क्या होता है, जैसे सपोज करो 125 है, 125 को मुझे डिवाइड करना है 5 से या 25 से डिवाइड करना है, तो 25 पंजे 125 कट गया। तो यहाँ पर जो ये संख्या आती है इधर, इसको क्या बोला जाता है, भागफल। ठीक है, तो यहाँ पर हमको ऐसी संख्या लानी है 81 को डिवाइड करने पर जो एक पूर्ण घन हो। अब पूर्ण घन का मतलब परफेक्ट क्यूब। ठीक है, या 2 की क्यूब कितना होता है 8 होता है, 4 की क्यूब कितना होता है 64 हो जाए, 5 की क्यूब 125। ठीक है, ऐसा नंबर हमको लाना है, तो 81 को डिवाइड करना है। अब पहला ऑप्शन अगर मैं उठाता हूँ 27, तो 27 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो 27 दिया कितना होता है 81 कट गया। तो यहाँ पर कितना आ रहा है भागफल 3। अब 3 तो किसी नंबर का क्यूब होता नहीं है, तो ये तो ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन उठाओ 81, तो 81 को 81 से डिवाइड करेंगे तो 81 एकम 81 कट गया, कितना आ रहा है 1। अब 1 क्या होता है, देखो 1 का क्यूब तो क्या होता है 1 ही होता है, समझ में आ रही है बात। तो यानी कि ये आपका आंसर हो सकता है। ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर ये देखना है कि उसने क्वेश्चन में बोला क्या है, कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो जिससे इस संख्या को भाग देने पर, मतलब वह छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है हमको। यहाँ पर तो क्या है 81 है। ठीक है, तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा हो सकता है, इसको ऑप्शन में रखते हैं हम। ठीक है, कि यह आंसर हमारा क्या है, हो सकता है। अब इसके बाद क्या है 81, 81 को आप किससे डिवाइड करना है, तीसरा ऑप्शन कितना है 9, तो 9 से अगर आप डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 9 ने 81। अब यहाँ पर कितना आ रहा है भागफल 9 आ रहा है, तो 9 आ रहा है तो 9 तो किसी नंबर का क्यूब होता नहीं है, तो स्क्वायर होता है 3 का, लेकिन हमको क्या करना है क्यूब निकालना है। तो ये ऑप्शन भी आपका क्या है नहीं हो सकता। ठीक है, अब एक लास्ट ऑप्शन इसमें बचता है कितना 3, तो 81 को 3 से डिवाइड कीजिए तो कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21 कट गया पूरा पूरा। भागफल कितना आ रहा है 27। तो अगर आप 27 को देखते हो तो 27 जो होता है वो 3 की क्यूब होता है। ठीक है भाई, तो इसका मतलब ये हुआ कि 81 से डिवाइड करने पर 1 आ रहा था और 3 से डिवाइड करने पर 27 आ रहा था, तो 1 भी क्यूब हो सकता है 1 की, और 27 किसका है 3 की क्यूब। लेकिन हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि छोटी से छोटी संख्या से डिवाइड करना है, तो भाई 81 तो बड़ी संख्या हो गई ना, और 3 क्या है हमारी छोटी हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो कितना होगा 3 होगा, कि वह छोटी छोटी संख्या कितनी है 3 है, जिससे 81 को डिवाइड करने पर हमारा जो भागफल है एक परफेक्ट क्यूब आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना है 3। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन मैंने जो पिक किया है वो SICI का किया है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, यदि किसी धनराशि का 5 वर्षों का साधारण ब्याज 77.50 रुपये है, तो उसी दर से उस धनराशि पर 4 वर्षों का साधारण ब्याज क्या होगा। अब आपको ये तो पता होगा कि जो साधारण ब्याज होता है वो हमारा हर साल क्या होता है सेम होता है। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखा है 5 वर्षों का दे रखा है 77.5। ठीक है, और आपसे क्या पूछा है 4 वर्षों का पूछा है। तो अगर 5 वर्षों में 77.5 है तो एक वर्ष का कितना होगा, मतलब 5 से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो 5 एकम 5, 2 बचा, 5 पंजे 25 पॉइंट, फिर 2 बचा और 5 पंजे 25, यानी कि एक की वैल्यू आ गई 15.5। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ष का SI कितना है हमारे पास 15.5। आपसे कितने का पूछा है 4 वर्षों का आपसे पूछा है, तो 4 वर्षों का कितना हो जाएगा 15.5 में 4 के मल्टीप्लाई कर दो, देखो 15 चौक कितना होता है 60 होता है, प्लस अब 0.5 में 4 के मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो 60 और 2 कितना हो गया 62। तो इसका मतलब उसी धनराशि पर 4 वर्षों का जो साधारण ब्याज होगा वो कितना होगा हमारे पास 62 रुपीज़। तो क्या है डी इस क्वेश्चन का आंसर है। समझ में आया, आसान सा क्वेश्चन होता है, ऐसा ही का हर साल सेम होता है। 5 वर्ष का दे रखा है 77.5, तो मैंने क्या करा डिवाइड कर दिया 5 से, एक वर्ष का ब्याज कितना आ गया 15.5,
4 वर्ष का मेरे से पूछा तो मैंने 15.5 में 4 की मल्टीप्लाई कर दी। तो मैंने पहले 15 मल्टीप्लाई करी, 15 चौक 60, फिर 0.5 में 4 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, 60 और 2 62, यानी कि 4 वर्षों का ब्याज कितना हो जाएगा 62। डी इस क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन मैंने पिक किया है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन काफ़ी टफ होती है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आपके क्वेश्चन में आसानी आता है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है एकदम, तो बस क्या करना है, इसके फॉर्मूला आप सभी को याद कर लेना है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन है क्या कि उस लंबवर्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो फॉर्मूला सबको पता होगा, शंकु के आयतन का क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये आपका क्या होता है, शंकु का आयतन होता है। तो बस सिंपल करना क्या है, इसमें बस आपको वैल्यू पुटिंग कर देनी है, कर दो भैया वैल्यू। भैया देख लो आर कितना दे रखा है 3.5, एच कितना दे रखा है 12, तो लगाओ फॉर्मूला है वैल्यू। तो 1/3 पाई की जगह 22/7, आर कितना दे रखा है 3.5, तो स्क्वायर है तो 3.5 दो बार लिखेंगे, स्क्वायर का मतलब दो बार गुना, एच कितना दे रखा है 12। तो देखो अब हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे क्या रहेगा 10, यहाँ भी 10 आ गया 35 के नीचे, और यहाँ पर पॉइंट हटाए इधर भी 10 आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, काटा पीटी करनी है। तो पहले मैंने 7 से काट दिया, 7 पंजे 35। ठीक है, फिर किससे काट दिया मैंने इसको, फिर 5 से काट दिया, 5 सत्ते 5 और 5 दूनी 10, 2 आ गया, 2 से कितने बार कट गया 11। ठीक है, फिर कितना आ गया 3, और 3 चौक 12, 4, फिर 2 से काट दिया, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। क्लियर है, तो जो भी बचा कुचा आ रहेगा आप उसकी मल्टीप्लाई करें ना, 11, 7 और 2, तो 2 सत्ते 14, और 14 की 11 में करेंगे 154। ठीक, कहने का मतलब ये है कि इसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, कैलकुलेशन करनी होती है, ये अपने तरीके होते हैं सबके काटने पीटने के। तो अब इसको काट पीट लेना, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 154 आ जाएगा। क्लियर है बात, तो शंकु का आयतन कितना आ गया इस क्वेश्चन का 154। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखो, ये आजकल काफ़ी आ रहा है एग्जाम में, ट्रिपलेट वाला। पाइथागोरस त्रिक, त्रिक का मतलब होता है ट्रिपलेट, ज्ञात कीजिए जिसके दो सदस्य 16 और 63, यानी कि दो नंबर आपको दे रखे हैं, एक 16 और एक 63, और इसका तीसरा नंबर हमको बताना है कि इसका ट्रिपलेट क्या होगा। तो देखो आज इसको करने की बड़ी आसान सा तरीका आपको मैं बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको ये देखना होता है कि जो तीसरा नंबर है वो हाइपोटेनियस है, यानी कर्ण है, कर्ण होगा या नहीं होगा। तो अगर आप ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सभी नंबर 16 और 63 से बड़े दे रखे हैं, 79, 65, 126, सिर्फ एक नंबर छोटा दे रखा है 32। ठीक है, तो जो हाइपोटेनियस होता है हमारे ट्रिपलेट में, अगर मैं 32 मानता हूँ तो 32 तो ट्रिपलेट हो नहीं सकता क्योंकि 63 सबसे बड़ा नंबर है। ठीक है, तो ये अगर मैं इसको मानता हूँ कि इसका एक तीसरा सदस्य 32 होगा, तो ये क्या है, सही है। ठीक है, अब आपको ट्रिपलेट कैसे चेक करते हैं, देखो यह ट्रायंगल होता है, देखिए ये ट्रायंगल हुआ, ये क्या होता है परपेंडिकुलर, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है हाइपोटेनियस। तो जो इसकी प्रॉपर्टी बोलती है हमारी, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये हमारी क्या होती है पाइथागोरस की प्रॉपर्टी होती है कि जो सबसे बड़ी भुजा हाइपोटेनियस होती है उसका वर्ग बाकी दोनों भुजा के वर्गों के योग के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब मैं करता क्या हूँ, देखो इसका आसान सा तरीका क्या होता है करने का, कि अगर आप 32 मानते हो तो 16, 32 और 63, अगर मैं 32 को मानता हूँ कि तीसरा नंबर 32 है, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे कि सही है नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ एक कॉन्सेप्ट यूनिट प्लेस का। आपको सभी नंबर की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ क्या करना है, यूनिट प्लेस पर फोकस करना है। यूनिट प्लेस मतलब इकाई का अंक वर्क करना है। तो 6 का जब आप वर्क करेंगे कितना आएगा 36, मतलब यूनिट प्लेस पे कितना आएगा 6, प्लस 32 में कितना आ रहा है यूनिट प्लेस पे 2, और 2 का वर्क कितना होता है 4, तो 6 और 4 मतलब कितना हुआ 10। तो मतलब इन दोनों का वर्गों का जब हम योग करेंगे तो इनके यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो इसका मतलब अगर इक्वल करना है तो जो हमारी हाइपोटेनियस है सबसे बड़ी भुजा, उसका जो यूनिट प्लेस का वर्क करने पर भी क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर है कितना 3, और 3 का वर्क कितना होता है 9। तो इसका मतलब जो दोनों छोटी भुजा थी उनका जब हमने वर्क करा तो उसके यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है 0, और बड़ी भुजा के यूनिट प्लेस पर कितना आ रहा है 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 32 इन दोनों नंबर का तीसरा सदस्य
नहीं हो सकता। ठीक है, तो एक ऑप्शन आपका कट हो गया, 32 इसका आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, यानी कि अब इन तीनों ऑप्शन में से कोई एक आंसर आपका हो सकता है, और ये तीनों ऑप्शन इन दोनों नंबर से बड़े हैं, तो इसका मतलब ये दोनों उस ट्रायंगल की सबसे छोटी भुजा है, और जो ऑप्शन में 3 ऑप्शन बचे हैं ये ट्रायंगल की सबसे बड़ी भुजा है, मतलब हाइपोटेनियस। ठीक है, तो बस आपको करना क्या है, अब इनके यूनिट प्लेस पर काम करना है। देखो, अब ये 16 और ये 63, तो इसका 6 आ रहा है, 6 का वर्क करेंगे तो 6, इसके यूनिट प्लेस पर 6 आएगा, प्लस 3 का वर्क कितना होता है 9, तो इसका यूनिट प्लेस कितना है 9, 9 और 6 15, 15 का मतलब 5। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो दोनों छोटी भुजा हैं जब हमने इनका वर्क करा तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी सबसे बड़ी भुजा होगी उसका वर्ग करने पर भी यूनिट प्लेस पे कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो बस अब आपको ऑप्शन चेक कर लेना है बस। अब देखो 79 है, यहाँ पर कितना है 9, और 9 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा 81, मतलब 1, 5 तो नहीं आ रहा, तो मतलब ये भी आंसर नहीं हो सकता। अब ये 126 है, इस पर कितना लिखा हुआ है लास्ट में 6, 6 का वर्क कितना होता है 6, तो यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है 6, जबकि आना कितना चाहिए 5, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं हो सकता। तो इसका जो आंसर बचा वो क्या बचा सी 65। अब 65 में देख लो क्या आ रहा है 5, और 5 का वर्क करेंगे तो कितना आएगा लास्ट में 5 ही आएगा यूनिट प्लेस पे, और यहाँ पर भी यूनिट प्लेस कितना था हमारा 5 था, तो इसका मतलब ये हमारा मैच कर रहा है, तो इसका मतलब 65 ही इसका क्या है करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया? बिना वर्क करके कैसे निकालना है, सिर्फ यूनिट प्लेस का वर्क करके ही चेक कर लेना है कि ये आपका ट्रिपलेट होगा या नहीं होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये क्वेश्चन काफ़ी आ रहा है ट्रिपलेट वाला। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। अब एक चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का होता है। ठीक है, ये सर्कल की प्रॉपर्टी सिंपल जी आप सभी को पता होगा। जैसे सर्कल है, ठीक है, ये चाप मान लेते हैं हम ए और ये बी। ठीक है, ये हमने चाप मान लिया, और ये क्या है इसका सेंटर। तो यहाँ से मैंने ये एंगल बनाया। ठीक है, उसने ये तो बोला कि एक चाप द्वारा केंद्र पर, तो केंद्र पर ये 0 मान लिया मैंने, यानी कि ओ, ये क्या हो गया इसका केंद्र। केंद्र पर अंतरित कोण इस चाप द्वारा वृत्त के शेष भाग, मतलब शेष भाग कहीं भी मान लो ऐसे, वही तो अलग हो गया। ठीक है, तो इसके वृत्त के शेष भाग मतलब कहीं पर भी टच कर दो, ये पॉइंट मान लिया मैंने सी। तो वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर अंतरित कोण का होता है। तो आपको ये सर्कल की प्रॉपर्टी पता होगी कि केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगना होता है। कि अगर ये एंगल थीटा है यहाँ पर तो ये कितना होगा 2 थीटा होगा। ठीक है, तो सिंपल आपसे यही पूछा है कि केंद्र पर किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण शेष भाग पर बने कोण का क्या होगा, 3 गुना 2 गुना समान या 4 गुना। तो सिंपल क्या होता है 2 गुना। ठीक है, तो ये सर्कल की क्या थी प्रॉपर्टी पूछी थी वो डायरेक्टली आपसे, तो ऐसे भी थ्योरी में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। घनमूल। अब घनमूल निकालना है भाई, 4096 यानी कि 4096 का घनमूल यानी क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालने में सिंपल से आपको तरीका बताता हूँ। आपको जो 1 से लेकर 9 तक आपके नंबर है उनका आपको क्यूब पता होना चाहिए कि क्या होता है। जैसे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब कितना होता है 343, 8 का क्यूब 512, और 9 का क्यूब कितना होता है 729। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो अगर आपको ध्यान से देखते हैं तो यहाँ जब भी आप किसी नंबर का क्यूब करते हैं तो हर एक डिफरेंट नंबर आ रहा है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 के क्यूब के लास्ट में कितना आ रहा है 7, 4 के पे कितना आ रहा है 4, 5 पर 5, 6 पे 6, 7 पे 3, 8 पे 2 और 9 पे 9। मतलब किसी भी नंबर का क्यूब कर लो तो हर बार क्या आ रहा है एक डिफरेंट नंबर निकल के आ रहा है। तो आपको मेन फोकस किस पर करना है, शिट, कि
4, 6, 5 और 1। जब भी आप इनका क्यूब करेंगे, ठीक है, तो इनके क्यूब करने पर इनका जो यूनिट प्लेस आएगा, मतलब यह 4 का क्यूब कितना होगा 64, 6 का क्यूब 216, 5 का क्यूब 125, तो मतलब इनका यूनिट प्लेस हमेशा क्या रहता है, सेम रहता है, उस पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब भी आप इनका क्यूब करेंगे तो लास्ट में हमेशा क्या आएगा, वही नंबर आएगा। या 4 का करेंगे तो लास्ट में 4 आएगा, 6 करेंगे तो 6 आएगा, 5 का करेंगे तो 5 आएगा, 1 का करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। तो सिंपल था, अभी सिर्फ आपको यही रूल यहाँ पर समझना है कि यहाँ पर यहाँ दे रखा है 4096 का घनमूल ज्ञात करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर का एक क्यूब होगा उसके लास्ट में कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। और हमको पता है कि 6 सिर्फ एक ही नंबर के लास्ट में आ सकता है क्यूब करने पर, जब किसी भी नंबर के एंड में क्या हो, 6 हो। तो अगर ऑप्शन में देखो ये 24 आ रहा है, ये 14 आ रहा है, ये 12 आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमको लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है, 6, 16। तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 का जब भी आप क्यूब करेंगे तो कितना आएगा, 4096। इसका मतलब 4096 जो क्यूब है यानी घनमूल है वो किसका है, 16 का है, ठीक है। तो सिर्फ यूनिट प्लेस से ही आपका आंसर हो जाता है। समझ में ये बात। लास्ट में देखना है कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसका भी ये क्यूब रूट होगा उसमें लास्ट में 6 तो होगा ही होगा। और ऑप्शन में सिर्फ एक ही ऑप्शन में हमको 6 दिखाई दे रहा है, किसमें, 16। और ये क्या है, आपका आंसर है, ठीक है। वैसे मैं क्यूब रूट आपको निकालना सिखाऊंगा अभी एक अलग वीडियो से, पर इस क्वेश्चन के लिए आपको इतना तरीका याद रखना है कि जो भी मैंने बताया कि यूनिट प्लेस ध्यान देना है क्या है। 6 आ रहा है तो मतलब ये जिसका भी क्यूब रूट होगा उसके लास्ट में 6 आएगा ही आएगा। क्लियर है बात। चलिए आगे देखते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। सिंबल से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। वही तो मल्टीप्लाई कर ही सकते हो सिंपल से यार। दिखाई दे रहा है कि 25 चौका 100, 100 का मतलब 2 जीरो, तो 83, 58 में लास्ट में 2 जीरो लगा दो, 83, 58 में लास्ट में 2 जीरो, और यही क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर पूछा है कि 21 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले की बात करें, 3D की बात कर रहा है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आयतन बताओ पहले, आयतन क्या होता है गोले का। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो ये तो होता है गोले का आयतन, लेकिन आपसे क्या पूछा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है आपका 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो आर आपको दे रखा है 21 यानी आर नहीं, डायमीटर दे रखा है व्यास, और व्यास दे रखा है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, व्यास की आधी यानी कि d/2, ठीक है। 21 का बस क्या कर देना, आधा कर देना और इस 4 में पुट कर देना, रखो भाई 4 पाई आर स्क्वायर में। तो 4 तो ऐसे रह गया, पाई का मान 22/7, आर का मतलब 21/2 गुना 21/2, 2 बार लिख दिया। तो 2 दूनी 4 से 4 कैंसिल आउट, 7 से काटेंगे 3 बार, 7 × 21 तो 22 और 21 दिया 63। देखो 22 आ रहा है, मैंने आपको रूल समझा रखा है कि 22 आया तो 11 में ब्रेक कर लो इसको, 11 गुना 2, और ये कितना हो गया 63, 63 की 2 में करेंगे 126। अब 11 है, 11 का रूल मैंने आपको समझा रखा है कि 11 की मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, कैसे करते हैं 11 की मल्टीप्लाई। देखो 6 है तो 6 तो ऐसे लिखा रह जाएगा। अब 6 में 2 ऐड करो 8, 2 में 1 ऐड करो 3, और 1 का 1, 1386। तो ये क्या होगी, 11 की मल्टीप्लाई हो गई, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना आ गया आपका 1386, और ये क्या है इसका आंसर है, ठीक है। चलिए देखो ऑप्शन में 1386, ठीक है, पहला ऑप्शन ही क्या है आपका इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। चलिए और ऊपर वाला क्वेश्चन घनमूल का था और ये क्या है वर्गमूल, ठीक है। वर्गमूल भी निकालना क्या है, आसान है, इसके मैं सिखाऊंगा, लेकिन अभी आप डायरेक्टली सीख लीजिए कि इसको करना कैसा होता है। जैसे 9801 के वर्गमूल में इकाई के अंक की क्या संभावना है, क्या क्या आ सकता है। अब इसका इकाई का अंक देखो कितना है, 1 आ रहा है, तो भाई वर्गमूल मतलब वर्ग करना है, तो भाई ऑप्शन उठाओ, ऑप्शन से सिंपल से समझ में आ जाएगा। अब देखो पहला ऑप्शन दे रखा है 1 और 9, तो हमको पता है 1 का वर्ग करते हैं तब भी 1 आता है, और 9 का वर्ग करते हैं तो 81 लास्ट में कितना आता है 1 आता है। तो 1 का वर्ग करो तब भी 1 आ रहा है लास्ट में, 9 का वर्ग करेंगे तब भी 1 आ रहा है, यानी कि ये इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन इसमें दे रखा है आपको कितना
3 और 9। अब 3 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में 1 आएगा। तो ये तो आंसर आपके हो नहीं सकते, क्योंकि लास्ट में कितना चाहिए हमें, 1 चाहिए। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन दे रखा है 3 3, तो 3 का वर्ग भी 9, 3 का वर्ग भी 9, तो यहाँ पर तो 9 9 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। डी ऑप्शन दे रखा है 0 1, 0 का वर्क करेंगे तो 0, और 1 का वर्क करेंगे 1, ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो सिर्फ एक ही ऑप्शन पॉसिबल है, ए, यानी कि 1 और 9, इनका जब भी हम वर्क करेंगे तो यूनिट प्लेस में हमेशा आपको क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। तो ये इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, पूरक और संपूरक कोण जो होते हैं, तो इसमें आपको बताना है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो। अब संपूरक क्या होते हैं, देखिए एक होता है पूरक और एक होता है संपूरक। पूरक का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 90 डिग्री, ठीक है, और संपूरक का मतलब होता है दोनों एंगल का सम 180 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि ऐसा कोण ज्ञात कीजिए जो अपने संपूरक कोण के समान हो, मतलब दो कोण का सम समान होना चाहिए संपूरक, और बनाना कितना चाहिए, सम कितना होना चाहिए उनका, 180। तो ऐसा कोण कितना हो सकता है, सिर्फ 90 हो सकता है। कि एक कोण कितना है 90, तो दूसरा भी कितना बचेगा 90, तभी तो दोनों इक्वल रहेंगे, ठीक है। संपूरक की बात कर रहे हैं, इसलिए सम क्या देखना पड़ेगा, 180 देखना पड़ेगा। तो वह कोण कितना हो जाएगा आपका, 90 हो जाएगा, यानी कि पहला कोण 90, तो दूसरा भी कितना होगा, 90 होगा, तभी तो दोनों मिलकर कितना बनाएंगे, 180। और ये तो बोला है कि दोनों कोण क्या होने चाहिए, आपस में समान होने चाहिए, और कैसे होने चाहिए, संपूरक। संपूरक का मतलब सम कितना आना चाहिए, 180, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे, मैंने 15 क्वेश्चन लिए थे आज की सीट में। आई होप आप सबको समझ में आए होंगे, आसान क्वेश्चन थे काफ़ी। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट आया है तो उसको एक बार वीडियो को दोबारा रिपीट करके देखें, फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में मुझको लिख के बताइए कि क्या दिक्कत आ रही है। अगली वीडियो में मैं उसको दोबारा से क्वेश्चन को ले लूँगा और दोबारा से समझा दूँगा, ठीक है। और वीडियो कैसे लगी कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। चैनल वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और अपने दोस्तों के बीच में वीडियो को शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।